नमस्कार। 100 साल से भी पुराने आपराधिक कानून इंडियन पिनल कोड को भारत सरकार ने बदल दिया है। 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। भारतीय न्याय संहिता किस प्रकार इंडियन पिनल कोड से अलग है या बेहतर है, यही बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इंडियन पिनल कोड लगभग 100 साल से भी पहले से लागू एक आपराधिक कानून है। कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी बातें इंडियन पिनल कोड की थी जिसके चलते भारत सरकार ने इंडियन पिनल कोड को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी है। भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड से किन बिंदुओं पर अलग है, बेहतर है, वही बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैंने जो इसमें 5 बिंदु नोट किए हैं, वो उसमें से सबसे पहला बिंदु ये है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब कोई ऐसा कार्य कोई व्यक्ति कर देता है जो पब्लिक एट द लार्ज यानी कि जनरल पब्लिक के विरुद्ध होता है, जैसे कि शराब पीकर सड़क पर उत्पात करना, तोड़ फोड़ कर देना। तो ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति के लिए कम्युनिटी सर्विस जैसी सज़ा का भी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता करता है। जैसे ऐसे व्यक्ति को किसी अस्पताल में बीमारों की देखभाल करने के लिए आदेशित किया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जैसा भी ऑफेंस होगा उस ऑफेंस की ग्रेविटी के अनुसार उसको सज़ा दी जा सकती है। ऑर्फनेज में जाकर बच्चों को पढ़ाने की सज़ा दी जा सकती है, यानी कि अनाथालय में बच्चों को पढ़ाने की सज़ा दी जा सकती है। और जो ओल्ड एज होम है, वृद्ध आश्रम है, उसमें बुजुर्गों की सेवा करने की सज़ा दी जा सकती है। चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस के लोगों की सहायता करने की या उनके साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की सज़ा दी जा सकती है। इसी प्रकार की कोई भी सज़ा दी जा सकती है जो कि कम्युनिटी के बेनिफिट में हो, यानी कि कम्युनिटी को सर्व करें। तो कम्युनिटी सर्विस एक ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भारतीय न्याय संहिता को इंडियन पिनल कोड से बेहतर बताता है। इसके बाद राजद्रोह जैसा एक अपराध जो कि इंडियन पिनल कोड में डिफ़ाइन किया गया था, इस धारा का प्रयोग मुख्यतः सरकारें अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए, ऐसे विरोधी जो सरकार के विरुद्ध बोलते थे उनके ऊपर इस धारा को लगाकर इनको जेल में डालना या इनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार इसका प्रयोग करती थी। इस धारा को अब हटा दिया गया है, यानी कि राजद्रोह जैसा अब कोई अपराध शेष नहीं रहता है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजद्रोह का कोई अपराध नहीं रहेगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब संगठित होकर अपराध करने की जो प्रवृत्ति लोगों की थी, जैसे आजकल जो बहुत ट्रेंड में भी है वो है संगठित होकर पेपर लीक करना। इस प्रकार के अपराधों में पहले आईपीसी के दौर में ये होता था कि आईपीसी की धारा 120B के जरिए 2 या 2 से अधिक लोगों को आपराधिक षड्यंत्र करने के बाद, यानी कि 2 लोगों ने यदि कोई संगठित होकर पेपर लीक कर दिया मान लेते हैं, तो कोर्ट में लाने के बाद प्रोसिक्यूशन को यानी कि पुलिस को एक तरह से ये साबित करना पड़ता था कि इन 2 लोगों ने इस अपराध को करने से पहले, पेपर लीक करने से ही पहले इस अपराध को करने की योजना बना ली थी। लेकिन ये कैसे साबित हो, इसके लिए कहीं कोई कैमरा तो लगा नहीं है। तो इस प्रकार ऐसी बहुत सारी त्रुटियां रह जाती थी जिस प्रकार ये आपराधिक षड्यंत्र साबित नहीं हो पाता था और लोग संदेह का लाभ लेकर जो एक्यूज्ड हैं, जो अपराधी हैं, वो छूट जाया करते थे। तो इस पर अब क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध भी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, यानी कि अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर और भी अच्छी कानून की पकड़ बन पाएगी। अच्छा, एक और बात, जो टेररिज्म है यानी कि आतंकवाद जो है उसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था इंडियन पिनल कोड में, जबकि अब भारतीय न्याय संहिता में टेररिज्म को परिभाषित किया गया है। इट इज़ एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक और डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, लोगों को उकसाया जा सकता है या लोग परिशांति यानी कि लोगों
के बीच में जो शांति का वातावरण है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक्ट की बात की गई है, ज़रूरी नहीं कि कोई एक व्यक्ति आए और जैसे वो कसाब ने कई सौ लोगों को गोलियों से भून दिया था, यानी कि कोई वायलेंट एक्ट करे, वो ज़रूरी नहीं कि वही टेररिज्म है। कोई भी ऐसा एक्ट, जैसे र्यूमर, ये रूमर भी एक तरह से टेररिज्म की कैटेगरी में आ सकती है। यानी कि भारतीय न्याय संहिता एक किसी भी ऐसे एक्ट जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, उसको आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी मान सकती है। एक और बात, मॉब लिंचिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ समय से। मॉब लिंचिंग में कुछ लोग किसी एक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या उसके भाषा, इन आधार पर एक व्यक्ति को ह्यूमिलेट करते थे और इस ह्यूमिलेशन में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। पहले क्या होता था कि जब कुछ लोग एक व्यक्ति को मारते थे तो आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 या 149 आईपीसी के जरिए ही उन सभी लोगों को, जो लोग इस तरह का अपराध करते थे, सभी लोगों को उस विशिष्ट अपराध से जोड़ा जाता था, जोड़ने की कोशिश की जाती थी। लेकिन वही परेशानियां जैसे कि आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने में आती हैं, इसी प्रकार सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को भी साबित करने में इसी प्रकार की दिक्कतें आती थीं और इस प्रकार अपराधी छूट जाते थे। लेकिन अब इस 5 या 5 से अधिक लोगों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा या उसके जाति या मजहब के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के मर्डर के लिए भी प्रावधान इस भारतीय न्याय संहिता में किए गए हैं। तो इस प्रकार ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु या बेहतर बिंदु जिससे ये भारतीय न्याय संहिता आईपीसी से बेहतर बनती है, ये मैंने आज आपके सामने रखे हैं। इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।